यूं ही जिंदगी आसान नहीं होता, यूं ही जिंदगी आसान नहीं होता, बिना कुछ किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज भारतीय संविधान का निर्माण एक टॉपिक लेकर आए हैं। उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से भारत का संविधान का जो है वो निर्माण हुआ है। चलिए, तो भारतीय संविधान के निर्माण जानने से पहले आपको कुछ इसके बारे में, इसका विस्तार से पीछे की घटना जानना पड़ेगा। आप जैसा कि जानते हैं कि कोई चीज़ है रट लेनी अलग बात है और उसको एक समय समझकर उसको समझने अलग बात है। तो हम आपको यहाँ चीज़ें रटवाते नहीं हैं, बल्कि उसको बेहतरीन ढंग से आपको हम समझाते हैं। और जब यहाँ आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो उसी के माध्यम से कोई आप किताब पकड़ लीजिए और इसी टॉपिक को, जो मैं टॉपिक बताऊं उस टॉपिक को आप उस किताब में पढ़िए। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में भी आएगी और एक पढ़ने का ढंग और पढ़ने का एक तरीका भी आपको मालूम चलेगा। चलिए, तो हम कंटिन्यू करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। चलिए, तो कह रहा है क्या कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि देश में 2 विश्व युद्ध हुआ। एक विश्व युद्ध था 1914 से 18 तक और दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक। तो जो संविधान का निर्माण हुआ उसका जो घटना है, उसका जो जुड़ा हुआ संबंध है वो है दूसरा विश्व युद्ध से। कौन विश्व युद्ध से? तो दूसरा विश्व युद्ध से। तो बात है 1945 का, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 45 जो है 1945, जिस समय दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा विश्व युद्ध का कार्यकाल कब तक था? तो 1939 से 1945 तक। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ तो वहां लेबर पार्टी की सरकार बनी हुई थी। तथा 1945 में किसकी सरकार बनी? लेबर पार्टी की सरकार बनी। और क्लाइमेट जो इटली थे वहां का पीएम, जो इटली का ब्रिटेन का पीएम जो थे, क्लाइमेट इटली, वहां का प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने ही घोषणा किया कि भारतीयों को अपना संविधान बनाना चाहिए। किसने बोला ये बात? तो क्लाइमेट इटली लेबर पार्टी यानी मजदूर दल का प्रधानमंत्री ये घोषणा किए कि भारतीयों को जो है अपना संविधान बना लेना चाहिए, भारतीयों को अपना संविधान बनाना चाहिए। अतः उसने ही, यानी प्रधानमंत्री जो क्लाइमेट इटली थे लेबर पार्टी का, उसने ही लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स 3 सदस्य को भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भेजा। चलिए, तो मैं लिख दूं बात यहां कि भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन। कौन मिशन? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन के सदस्य? 3 सदस्य थे। और तीनों सदस्य कौन थे? तो एक थे लॉरेंस, आप जानते होंगे। एक थे आपका अलेक्जेंडर, और एक थे आपका क्रिप्स। यही तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन के तहत भारत में आए थे। क्या बनाने के लिए? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए, भारतीय संविधान बनाने के लिए। तो आप क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर के यही से पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन योजना के तहत हुआ? तो इसको सटीक आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य आए थे? तो इसमें 3 सदस्य बोलिएगा, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। चलिए आगे हम कंटिन्यू पढ़ते हैं
कि जब कैबिनेट मिशन आया और 3 सदस्य आए, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, तो किस तरह से संविधान का निर्माण किया गया, ये तो सदस्य आए बनाने के लिए, बना किस तरह से उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, कहा कि कैबिनेट मिशन को कांग्रेस द्वारा स्वीकृत किया गया। जो कांग्रेस पार्टी थी, जो कैबिनेट मिशन आया उसको कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया, अनुमति मिला संविधान बनाने के लिए कि ठीक है बनाया जाए। और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। जो मुसलमान लोग थे, जो यहाँ के लोग मुस्लिम लोग थे, इन्होंने इस संविधान का, इस मिशन का विरोध किया कि हम इस संविधान बनाने के लिए राजी नहीं है, हम लोग इसमें सहमत नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि उनका कहना था कि इसमें पाकिस्तान निर्माण की कोई बात नहीं है, पाकिस्तान की कोई बात नहीं है। उसने पाकिस्तान मांग के स्वीकार किया है। चलिए, तो उसके बाद जो है अगला टॉपिक इसमें करा है कि संविधान का निर्माण भारत में 3 चरण से हुआ। भारत में जो है संविधान का निर्माण वो 3 चरणों में हुआ। जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 वीडियो के क्लास में देखे थे, जो मैं आपको यहाँ रिवीजन कर दूं कि संविधान बनाने की शुरुआत जो है अंग्रेजों के क्रम से है। जैसे हम लोग यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि 1773 का जो एक्ट बना और 1857, इसके बीच में जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो आप जानते थे कि गवर्नर एक पद होता था, उसके तहत भी संविधान बनता था। उसके बाद दूसरा स्टेप था 1857 से लेकर के 1935। ये आप जानते हैं कि ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश क्राउन, यहाँ 1857 का एक युद्ध हुआ था, एक लड़ाई हुई थी 1857 का, जिसको हम लोग स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, सैनिक की लड़ाई बोलते हैं। उसके बाद सत्ता पूरी तरह ब्रिटेन के हाथ, क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। और यहां से एक पद आया वायसराय, और इसी के तहत यहां ब्रिटिश क्राउन अब अपने अधीन यहां पर संविधान का निर्माण करने लगा। फिर उसके बाद हम लोग देखे कि हम लोग का फिर 1950 में, जब हम 47 में देश आजाद हुआ, तो 50 में हम लोग का जो है भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, और वहां से एक नई शुरुआत होती है संविधान का। तो यहां पर हम लोग एक तरह से देखेंगे कि भारत द्वारा जो है संविधान बनाया गया, उसका एक अलग चर्चा है। तो संविधान बनाने का चरण जो है 3 चरण मैंने देखा। सबसे पहले 1773 एक्ट से लेकर 1857 तक, उसके बाद दूसरा चरण देखिए 1857 से 1935 तक, और तीसरा देखिए 1950 में जो था भारत द्वारा बनाया गया। चलिए, इसके बाद कहते हैं अगला पॉइंट जो है कि संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के सदस्यों का गठन निर्वाचन द्वारा किया गया। यानी जो संविधान का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन आए थे 3 सदस्य के साथ, उनका कहना था कि भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का क्या होगा? गठन होगा। किस माध्यम से? तो निर्वाचन के माध्यम से, निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। किसका? संविधान सभा का गठन। और इसमें आधार बेस क्या रखा गया कि 10 लाख, यानी जहां की जनसंख्या 10 लाख था, वहां से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे, उनको चुना जाता था। तो 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा का एक सदस्य होगा। संविधान सभा का यह रूल था कि संविधान सभा में जो बैठेंगे किस तरह से चुना होगा, तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, एक व्यक्ति होगा। और इसी तरह से कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई। 10 लाख पर एक जनसंख्या, 10 लाख पर एक जनसंख्या, इसी तरह से कर भारत में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से टोटल 389 सदस्य को क्या किया गया? निर्धारित किया गया कि संविधान सभा में ये लोग बैठेंगे और भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। क्या, किस कंडीशन के तहत, कितनी जनसंख्या पर? तो 10 लाख पर एक, 10 लाख पर ऐसे ही कर करके कितना बना लोग? 389 सदस्य को
निर्धारित किया गया, जिन्हें क्या करना था, इन्हीं लोगों को भारतीय संविधान को बनाना था संविधान सभा में बैठकर। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से 389 सदस्यों का भी बंटवारा किया गया, कहां से किन सदस्यों को चुना गया, कहां से किन सदस्यों को लाया गया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि 292 यानी 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे। ब्रिटिश प्रांत, ये ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य थे जो सबसे अधिक यहीं से चुना गया था। उसके बाद कह रहा है कि संयुक्त प्रांत से 55 थे और इसमें 11 प्रांत और शामिल थे। उसके बाद कह रहा है कि 93 सदस्य जो थे 93 ये देसी रियासत थे। आप जानते थे कि राजा महाराजा एक कस्बे में क्षेत्र में रहते थे, जो देसी रियासत आगे चल के इसके बारे में हम जानेंगे कि देसी रियासत का एकीकरण करने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और पटेल के नाम पर ही आप जानते हैं कि अहमदाबाद में सबसे बड़ा स्टैचू बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है। चलिए, तो देसी रियासत से कितने सदस्य रहे? 93 गो थे देसी रियासत में था। इसमें कह रहा है कि मैसूर में सबसे ज्यादा मामले आए, मैसूर में सबसे अधिक 7 थे मैसूर से। उसके बाद कह रहा है कि हैदराबाद, सबसे VVI क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये, कि कौन सा प्रांत से एक भी सदस्य नहीं थे। तो इसका सीधे सा बात बोलना है कि संविधान में जो प्रतिनिधि था हैदराबाद का एक भी नहीं था। तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि कौन से प्रांत से एक भी प्रतिनिधि नहीं थे, तो हैदराबाद से। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि कमिश्नरी क्षेत्र था, जो कमिश्नरी होता था, कमिश्नरी उस कमिश्नरी क्षेत्र से भी 4 सदस्य चुने गए। और कौन कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया था? तो एक था दिल्ली, दूसरा था आपका कुर्ग, तीसरा था आपका अजमेर और चौथा था बलूचिस्तान। जो मैं बात बोलूं उस बात पर गौर कीजिएगा, उसको नोट्स बनाइए, उसको लिखिए, उसको समझिए, किताब में देखिए, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है उतना लिखने का कि मैं लिखूं, समय ज़्यादा लग जाता है। मेरा काम है समझाने का, मैं समझा रहा हूं और इसको समझकर आप भी कोई किताब पकड़ के उस पर मेहनत कीजिए। हम पर ही केवल निर्भर मत रहिए, आप भी खुद पढ़ा कीजिए। चलिए, तो कमिश्नरी क्षेत्र से 4 गो, 93 गो आपने देसी रियासत से देखा, 292 कहाँ से देखा? ब्रिटिश प्रांत से। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 389 सदस्य टूटे संविधान में हो गए। जैसे 292 और आप 93 और 4 जोड़िए, 4 से 7 2 9 9 9 18 389। यही 389 को क्या बनाना था? संविधान सभा में बैठना था और संविधान का निर्माण करना था। अब कह रहा है क्या कि 389 सदस्यों में कुछ महिलाएं की भी भागीदारी थी, कुछ महिलाएं भी सदस्य थे संविधान सभा में। तो महिला लोग थे, उनमें मुख्य रूप से मैं 2-4 का नाम बता देता हूं। ऐसे 15 सदस्य का नाम आता है, आकलन डाटा जो है कहता है कि 15 सदस्य जो थे 389 में 15 सदस्य जो थे 15 वो महिलाएं भी थी। लेकिन इसमें मुख्य रूप से 2-4 का नाम आता है, जैसे मैं बता देता हूं। कह रहा है कि एक नाम आता है हंसा मेहता, दूसरा नाम आता है दुर्गावती, तीसरा नाम आता है इसमें आपका सरोजनी नायडू। उसके बाद है राजकुमारी अमृता कौर, इसमें संविधान सभा के सदस्य महिला में है। उसके बाद कमला चौधरी, लीला रे, यानी अन्य और भी थे। इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ वो लिखना उतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 2-4 बात मैं बता के इंडिकेट ये कर दूं कि महिला भी संविधान सभा में सदस्य थी, जिनको संविधान निर्माण करने के लिए भागीदारी मिला था, बना था भागीदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक तरफ। फिर क्या करा अगला टॉपिक, इसमें ध्यान दीजिएगा, करा कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में
कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में बैठक की गई कि चलिए अब सदस्य चुना गए हैं लोग, किस जगह से कितने सदस्य आए, अब क्या किया जाए कि इसका बैठक किया जाए और बैठक करके आदेश सहमति लिया जाए कि किस तरह से बनाया जाएगा हमारा संविधान और कानून। चलिए तो देखते हैं, कह रहा है क्या कि कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा की पहली बैठक होती है, पहली बैठक होती है संविधान सभा की। कब है ईस्वी? तो ये है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये नई दिल्ली में ये बैठक हुआ है। और नई दिल्ली में टाइम क्या रखा गया था? समय 11 बजे, सुबह 11 बजे PM। और इसके जो सदस्य थे और अस्थाई अध्यक्ष थे वो बने कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए इस बात को याद रखिएगा। अस्थाई, जैसे आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि अस्थाई सदस्य, इसका मतलब क्या होता है? तो अस्थाई सदस्य का मतलब कि अध्यक्षता के लिए चुना तो गए, अध्यक्षता के लिए चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन मुस्लिमों का विरोध के बाद, मुस्लिमों ने इनका विरोध किया और वो थोड़ा उम्रदराज व्यक्ति थे और इनको लगा कि मुस्लिम लोग हम लोग का विरोध कर रहा है, तो अपने स्तर से वो क्या किए? पद से इस्तीफा दे दिए और वो पद को छोड़ देते हैं, यानी पूरी समय के लिए नहीं बन पाए। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि अस्थाई सदस्य। कौन बना है अस्थाई सदस्य? तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक में जो सदस्य अध्यक्ष बना था वो अस्थाई था, उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए, और ये जो स्थान था नई दिल्ली, ये वहाँ की एक पुस्तक काउंसिल चैम्बर थी, वहाँ के पुस्तकालय भवन में बैठक किया गया था। तो इस बात को याद रखिएगा कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जगह थी नई दिल्ली, पुस्तकालय चैम्बर भवन, 11 बजे समय में। और अस्थाई सदस्य चुने गए थे। कौन थे अस्थाई अध्यक्ष? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब चलिए आगे ध्यान देते हैं। कह रहा है क्या कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में, उसके तहत दूसरी बैठक हुआ। दूसरी बैठक तो दूसरी बैठक कब हुआ? ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि 2-2 दिन के अंतराल में था। 9 दिसंबर को मैंने देखा कि पहली बैठक था, इसका 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक होता है। दूसरा स्थान कहाँ था? वहीं आपका दिल्ली। लेकिन इसमें जो अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये अस्थाई भी थे। अस्थाई कहने का मतलब कि जो ये बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी ये संविधान का निर्माण जब हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय तक रहे और भारत का प्रथम राष्ट्रपति बने। तो इसलिए अस्थाई हुआ। तो अस्थाई और अस्थाई आप जानते हैं किससे कहते हैं? जो जिस जगह पर वहीं रह जाए वो अस्थाई होता है, और उसको वो जगह से हट जाए, कोई ठिकाना नहीं, आज है कल हट जाए, तो उसे अस्थाई कहते हैं। तो सच्चिदानंद क्या हुए थे? बने और तुरंत हट गए। लेकिन वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बने दूसरी बैठक में, तो शुरू से अंतिम तक ये अपने पद पर ये रहे अस्थाई के रूप में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि दूसरी बैठक कब? तो 11 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता कौन की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बैठक वहीं वहाँ दिल्ली में हुआ था। और अस्थाई के अस्थाई थे, तो अस्थाई। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रथम अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस बात को याद रखिएगा। और इसी में एक संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार VN राव, इनका फुल फॉर्म होता है बेनेगल नरसिम्हन राव।
यानी आप जानते हैं कि संविधान बनाने की जिम्मेवारी जिन सदस्यों को दिया गया, उनमें वैसे भी कुछ सदस्य होंगे जिनको इसके बारे में कुछ अध्ययन नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक संवैधानिक सलाहकार को नियुक्त किया गया, जिनका नाम है VN राव। यानी जिन लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी न हो, इसके बारे में कुछ अध्ययन न हो, पता न चले, उनके बारे में सलाह लोग देंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से इसमें संविधान का निर्माण करना है, किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपका इसमें बात रखना है। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक सलाहकार भारतीय संविधान के निर्माण में किनको बनाया गया था? तो बोलिएगा VN राव। VN राव का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेनेगल नरसिम्हन राव। चलिए, फिर इसका एक तीसरा बैठक होता है, जैसा कि मैंने बोला है कि याद करने का एक बेहतरीन, याद रखिए 9 to 11, 11 2 13 दिसंबर। तीसरी बैठक कब हुई? तीसरी बैठक हुआ 13 दिसंबर 1946 को। स्थान बता दिए वही था, अध्यक्ष भी वही हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसमें क्या हुआ थोड़ा जान लीजिएगा। कहा क्या कि जब अस्थायी अध्यक्ष तथा संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हो गए तो कांग्रेस के तरफ से जवाहरलाल नेहरू, यानी एक शब्द यहां आया है जवाहरलाल नेहरू, एक व्यक्ति का नाम आया है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि आपने जाना कि अध्यक्ष तो फिक्स हो गए थे कि राजेंद्र प्रसाद बनेंगे, ये भी आपने जाना कि संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हो गए थे VN राव। अब जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका है इसमें? तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के तरफ से संविधान सभा की कार्यवाही में, यानी जब ये बैठक चल रही थी इसकी कार्यवाही में शुरुआत में एक उद्देशिका पेश की है। उद्देशिका, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता चुका हूं कि उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्या है, उसी को प्रियम्बल बोलते हैं। वही प्रियम्बल, वही प्रस्तावना, वही उद्देशिका को किसने पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में किसने? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। और कह रहा है कि उद्देशिका क्या है? तो उद्देशिका का मूल व्यू क्या था, ये भी जान लीजिए। मूल पॉइंट क्या था उद्देशिका का? तो कह रहा है कि भारत को प्रजातांत्रिक राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, यानी प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था। सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात हुई, यानी सबको समान अधिकार मिले। फिर कह रहा है कि देश की अखंडता, यानी हम लोग सब एक हैं, बनाए रखने पर बल दिया गया था। पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को इसमें प्रावधान था। फिर कह रहा है कि यह 8 दिनों के बाद 22 दिसंबर 1946 को संविधान में लागू हुआ। यानी कहने का मतलब कि जो ये पेश हुआ 13 दिसंबर 1946 को, इसको 22 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में इसको लागू किया गया। चलिए, फिर इसी के पॉइंट में कह रहा है उद्देशिका के बारे में कि उद्देशिका के लागू होने के पश्चात संविधान सभा का निर्माण हेतु अन्य समिति का भी गठन किया। आप जानते हैं कि कोई भी कानून लागू होने से पहले उसको पहले सुधार किया जाता है कि क्या उसमें त्रुटि है, क्या कमी है, क्या सुधार किया जाए। तो उसके लिए समिति का गठन होता है, समिति का गठन होता है। और बहुत सारे समिति का गठन भी किया गया। तो वही कह रहा है कि समिति का गठन किया गया ताकि आपसी तालमेल से संविधान का निर्माण हो सके। अतः कुछ समितियों का गठन किया गया। लगभग एक अस्थाई और एक अस्थाई, कुल लगभग 27 समितियों का गठन किया गया। कितने समिति? 27 समिति। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके बाद के पॉइंट, यानी इसके आगे का पॉइंट मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से समिति ने कार्य किया, किस तरह से प्रारूप समिति बनी, किस तरह से संचालन समिति बनी, किस तरह से झंडा समिति बनी, किस तरह से संघ समिति बनी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति कैसे बनी, और भी अन्य पॉइंट जो इसमें बाकी रह गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में
हम लोग देखेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं जो बार बार आपको रिपीट करता हूँ, चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ एक काम और कीजिए कि जब और वीडियो देखने के लिए बैठिए उस समय कलम और कॉपी को लेकर बैठिए। हो सकता है कि मैं जो बात बोलूँ वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बोर्ड पर मैं लिखी ना हूँ, मैं कह दिया हूँ ऐसी ही, तो जो मैं बात कह देता हूँ वो भी एग्जाम भी उससे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको भी आप लोग देखिएगा, उतार लीजिएगा और कोई किताब पकड़ कर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि देखें भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान सभा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ बची हुई समिति के बारे में और इसके आगे का पॉइंट। तो दोस्तों, धन्यवाद।